नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए, तब से इस परिणाम का असर कहीं ना कहीं आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। विशेषकर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से नजदीकियां बढ़ने की खबर निकल कर आ रही है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के बीच, तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस ये बढ़ती हुई नजदीकियों का जो संकेत है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में क्या हुआ। मैं बिहार में बताऊं तो पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें एआईएमआईएम का गठबंधन था किससे? बसपा से। 2020 में एआईएमआईएम का गठबंधन, ओवैसी की पार्टी का गठबंधन था मायावती की पार्टी से। उसका लाभ पिछले चुनाव में बिहार में एआईएमआईएम को मिला। 5 सीटें जीतने में कई विधानसभा सीट ऐसे थे जहां पर कि बसपा के मतदाताओं का समर्थन मिला, कुछ हद तक कह सकते हैं आप। कई ऐसी सीटें जो जीत नहीं सकी एआईएमआईएम, वहां भी बसपा के लोगों का समर्थन मिला उनको। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में 2025 में बसपा और ओवैसी के बीच कोई गठबंधन नहीं था, बल्कि उसके बदले बस बिहार में एआईएमआईएम ने गठबंधन किया था चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ। अब 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और मायावती जिस प्लेटफॉर्म पर राजनीति कर रही है, अभी जिस वोट शेयर पर राजनीति कर रही है, वो बहुत ही कमजोर है। बिहार के परिणाम का संकेत यह, बिहार में बसपा को भी 1 सीट मिली है। कई सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों को अच्छे मत मिले हैं। इससे बसपा भी उत्साहित है, एआईएमआईएम तो उत्साहित है ही। एआईएमआईएम बिहार के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में अपनी संभावना को ढूंढ रही है और इस बात पर लगभग आप कह सकते हैं सहमति बनती हुई दिख रही है कि नहीं, बसपा के साथ एआईएमआईएम को जाना चाहिए। उसका एक संकेत यह है कि जो एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं असीम वकार, उन्होंने एक बयान में कहा कि नहीं, मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट अगर विपक्ष से कोई हो सकता है तो मायावती हो सकती है। ठीक है, तो यह बयान एक बड़ा संकेत कर रहा है। चर्चा ऐसे भी निकल के आ रही है कि ओवैसी से मायावती की बातचीत हुई है और जल्द मुलाकात भी होने वाली है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर एआईएमआईएम और बसपा के गठबंधन होने का क्या लाभ मिल सकता है? तो इसका 2-3 संकेत बिहार के चुनाव से आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक, सबसे पहला कि बिहार अब जिस प्रकार का जनादेश बिहार में है, उसमें अगर आप सही विश्लेषण करेंगे तो एक चीज स्पष्ट दिखेगी कि बिहार के मुसलमानों में जो सेकुलर दल है वो अब फर्स्ट चॉइस नहीं है। सेकुलर दल मतलब चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और बसपा फर्स्ट चॉइस नहीं रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में भी नहीं था, बिहार में तो पहले आरजेडी फर्स्ट चॉइस थी। लेकिन जब से एआईएमआईएम को सफलता मिली बिहार में, तो एआईएमआईएम ने सवाल क्या उठाया? एआईएमआईएम को जो सफलता मिली 2020 में भी और 2025 में भी, उसका एकमात्र कारण था रिप्रेजेंटेशन का, प्रतिनिधित्व। एआईएमआईएम ने यह सवाल उठाया कि बिहार की आबादी में जो यादवों की संख्या है, जिसके साथ एम और वाई का कॉम्बिनेशन बनता है, वही उत्तर प्रदेश में भी बनता है, मुस्लिम और यादव का। और ये दोनों जो ये वोट बैंक है, जो बेस वोट बनता है, वो बनता है बिहार में आरजेडी के लिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए। तो बिहार में जो मुद्दे उठाए ओवैसी ने और एआईएमआईएम ने, कहा कि क्या मुसलमान वोटर जो है वो यादवों को जिताने के लिए है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए है, तो मुसलमानों को क्या मिलता है? वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, जब समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, इसमें क्या हुआ? इसमें अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों के सीट घटा दिए और अन्य जातियों की सीट बढ़ाए। मुसलमानों को समझाया क्या
कि आपको उम्मीदवार बनाएंगे तो आप हार जाएंगे। इसीलिए तो सवाल ये उठ रहा है, अगर आप मतलब मुसलमान समाजवादी पार्टी के अन्य जाति के, विशेषकर यादव जाति के उम्मीदवार को वोट दे तो ठीक, और यदि उम्मीदवार मुसलमान हो तो वहां अखिलेश यादव की जाति के लोग और बिहार में तेजस्वी यादव की जाति के लोग वो भाजपाई बन जाते हैं। तो ये सवाल जो उठाया ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में, वो सवाल उत्तर प्रदेश में भी प्रासंगिक है, उत्तर प्रदेश में भी प्रासंगिक होता है वो। तो अगर बसपा के मतदाताओं के साथ ऐसी जो चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में, बसपा के मतदाता मतलब बसपा के कोर वोटर कौन है? कोर वोटर है बसपा के जाटव समाज उत्तर प्रदेश में, जो लगभग 8 से 10% की आबादी है उनकी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर सर्वेक्षण नहीं हुआ, इसलिए वहां केवल एससी काउंट किए जाते हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, अनुमानित आंकड़ा तो मैंने बताया 8 से 10% है। तो जाटव तो एक तरफ मायावती के साथ खड़े हैं। अगर 20% यादव मुसलमान अगर मायावती में जुड़ते हैं तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में, त्रिकोणीय संघर्ष में, तो ये तो एक बहुत बड़ा ताकत बन सकती है। तो ये बातें ओवैसी और मायावती दोनों को समझ में आ रही। और मायावती के अन्य जो दलित समाज के लोग मतदाता हैं उन्होंने क्यों छोड़ा, या कई जगह जाटव भी छोड़ते दिखे, या मुसलमानों ने भी छोड़ा। क्योंकि आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर यादव जाति के लोग नहीं हैं, उनकी संख्या कम है, और वहां जाटव जाति की संख्या अच्छी खासी है, दलितों की आबादी अच्छी है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो मुसलमान मतदाता हैं, आप देखेंगे कि वहां पर बसपा के मुस्लिम सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या पहले 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले देखेंगे कि बसपा के उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा जीतते रहे हैं, न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। तो अगर जब कभी भी जिन समाज के जिन वर्गों ने बसपा को छोड़ा, तो इसलिए नहीं छोड़ा कि सपा उनके लिए फर्स्ट चॉइस है, बल्कि इसलिए छोड़ा कि लगा कि बसपा तो जीत ही नहीं पा रही है, बसपा मुकाबला नहीं कर सकती बीजेपी की, सपा ही कर सकती है। यह धारणा जब मजबूत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, तब इसका लाभ अखिलेश यादव को मिला और 37 लोकसभा सीटों पर जीत हुई। नहीं, एक बार अगर वो संकेत निकल कर चला आए केवल कि नहीं, मायावती कैन चैलेंज बीजेपी, मायावती ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है, तो फिर जो वोट बैंक मायावती को छोड़ कर गया है उसे वापस आने में कितना समय लगेगा? दूसरी बात, आप चाहे बीजेपी की जीत देखिए, जब भी बीजेपी जीती है, या फिर जब कभी भी समाजवादी पार्टी जीती है पिछले चुनाव में, उसके पीछे एक और बड़ा फैक्टर रहा है। ये छोटे छोटे जो दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो निषाद शोषित समाज दल हो, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, चाहे सोनीलाल पटेल की पार्टी हो, चाहे उनकी दोनों बेटियों की पार्टी हो, इन सब पार्टियों की, चाहे वो पीस पार्टी रही हो, इन सब छोटी छोटी पार्टियों की बड़ी भूमिका रही है। चाहे सरकार बीजेपी की बने, चाहे जीत समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो, चाहे लोकसभा चुनाव की हो, तो इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो अगर एक कैलकुलेशन कह रहा है, कई राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगर मायावती और ओवैसी एक साथ आते हैं बिहार के चुनाव के परिणाम आने के बाद, इस संदर्भ में जिस प्रकार के मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं ओवैसी के द्वारा, और जिस प्रकार के मुद्दों पर बसपा को भी चुनावी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है, अगर बातें निकल कर गई तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, चूंकि अभी अगर हम देखें तो 12 दिन 15 महीने का समय है बचा हुआ, तो इन 15 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हो सकता है। कई छोटी पार्टियां बसपा और एआईएमआईएम अलायंस के साथ भी आ सकती है, इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते।
और चूंकि बसपा अब जिस प्रकार से मायावती ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाया, ठीक है, और लगातार सक्रिय है मायावती, अब रखा है आकाश आनंद की भी बड़ी भूमिका निकल कर आ रही है, तो उसका भी आने वाले दिनों में आपको परिणाम दिखेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे जिसे जानने समझने की रुचि आपकी है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।